हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एवरीबॉडी लीज। इसका मतलब बिग डेटा के पर्दे के पीछे छुपे राज। इनका लेखक का नाम है सेट स्टेफिन्स। चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। एवरीबॉडी लाइज 2017 कंप्यूटर्स और इंटरनेट पर बड़ी क्वांटिटी में कलेक्ट किए गए डेटा के बारे में बात करती है। यह डेटा हमें ह्यूमन माइंड, नेचर और उसकी सनक से कुछ शानदार जानकारी का पता लगाने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अक्सर अपनी ट्रू होप्स और डिज़ायर्स को शेयर करने में कतराते हैं। यह किसके लिए है? ह्यूमन नेचर की जटिल प्राकृतिक में रुचि रखने वाले लोगों के लिए, मीडिया स्टडीज एक्सपर्ट्स और सोशल साइंटिस्ट के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इंटरनेट की ताकत और ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर फिक्रमंद है। अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 1 डेटा साइंस हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे है। यह पूरी तरह से सच बात है कि हम चाहे खुद को कितना भी सच क्यों न माने, लेकिन हम झूठ जरूर बोलते हैं। चाहे यह हमारी लाइफ स्टाइल में जुड़ा कोई सर्वे हो जिसमें हम सिर्फ अपनी बेनिफिशियल खूबियों को ही जाहिर करें, या फिर उन बातों के बारे में लोगों को सच सच न बताएं जो हम अक्सर अकेले में करते हैं। इस तरह हर व्यक्ति अपने डेली रूटीन और लाइफ में थोड़ी चीटिंग जरूर करता है। मसलन गूगल में जो लोग सर्च करते हैं, अगर हम उसके डेटा की पड़ताल करें तो हम लोगों को छुपे व्यवहार का आसानी से पता लगा सकते हैं। ह्यूमन एक्सीडेंट्स से जुड़े अनगिनत पहलुओं पर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है और इसी डेटा को हम बिग डाटा कह रहे हैं। इस बिग डेटा की मदद से हमारे व्यवहार के पैटर्न का एनालिसिस करना और उन स्पेशल पॉइंट्स की पहचान करना संभव है जिसके बारे में पहले हम ज़्यादा नहीं जानते थे। इस किताब में आप सीखेंगे कि हमारी फिजिकल कंडीशन पर रिपोर्टिंग से लेकर इंसानों की अजीब आदतों को ओपन करने और इंसान पर बहुत सारे प्रयोग करने में बिग डेटा किस तरह मददगार साबित होता है। बिग डेटा, आपने यह वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में बिग डेटा आखिर है क्या? दरअसल इस वर्ड के नाम की ही इसका मीनिंग छुपा है। बिग डेटा डेटा की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को कहा जाता है। यह क्वांटिटी इतनी ज़्यादा विशाल होती है कि ह्यूमन माइंड भी शायद इसे समझ सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बिग डेटा वह डेटा है जिसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कम्प्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। हालांकि इसका स्केल काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी डेटा साइंस के लिए बड़े काम की चीज़ है। और एक तरह से देखा जाए तो हम भी एक तरह के डेटा साइंटिस्ट ही है। लेखक सेथ अपने ग्रैंड मदर को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही लेखक को गाइड करना शुरू कर दिया कि उसका आइडल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। पार्टनर को इंटेलिजेंट, खुशमिजाज, मजाकिया, मिलनसार और सुंदर होना चाहिए। हालांकि वह कोई सुपर मॉडल हो जरूरी नहीं। लेखक की दादी माँ की 88 की थी और अब तक की उनकी ग्रैंड मदर बहुत सारे रिश्तों को बनते बिगड़ते देखा था। वह सालों से तरह तरह के रिश्तों के बारे में जानकारी जुटा रही थी और कामयाब रिश्तों की खूबियों को एनालाइज कर रही थी। वह अपने अनुभव का इस्तेमाल करके रिश्ते के पैटर्न्स को पहचान रही थी और प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कुछ खास चीज़ें रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करती है। डेटा साइंस अंतर्ज्ञान की एक प्रक्रिया है और अंतर्ज्ञान कोई विज्ञान नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति की दुनिया के प्रति नज़रिया में बदलाव लाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने मौजूदा डेटा को सही तरीके से यूज करें। डेटा हमें अपनी गट फीलिंग्स को कन्फर्म करने के लिए और उन्हें रिबूट करने के लिए मटेरियल देता है। इसके अलावा हमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की तुलना में ज़्यादा सटीक पैटर्न प्रदान करता है और फ्यूचर वाइब्स की पहचान करने में हेल्प करता है। चलिए दादी के बात पर दोबारा वापस लौटते हैं। दादी का मानना था कि अगर पार्टनर आपस में फ्रेंड्स होते हैं तो रिश्ते की लंबे समय तक चलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। यह उनका खुद का अनुभव था क्योंकि उनके पति ने क्विस न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों के साथ काफ़ी समय साथ गुजारी थी। मगर आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। फेसबुक डेटा के बेस पर
लार्स बैकस्ट्रॉम और जॉन कलेनबर्ग ने 2014 को एक स्टडी की जिसमें उन्हें पता चला कि अक्सर वे कपल्स अपना स्टेटस इन ए रिलेशनशिप से सिंगल में बदलते हैं जिनके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। इससे पता चलता है कि हम चाहे अपनी एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखें, लेकिन डेटा अक्सर हमारे एक्सपीरियंसेस को रिफाइन करने में मदद करता है। अध्याय नंबर 2, बिग डेटा किस तरह हमें लगातार इन्फॉर्मेशन दे सकता है। गूगल इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। डेटा साइंस का एक यूजफुल टूल है, लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा का होना ही इसे यूजफुल नहीं बनाता, बल्कि डेटा से मिलने वाली जानकारी इसे यूजफुल बनाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह एक तरह का डेटा है जो पैटर्न को शो कर सकता है और कोई फोरकास्ट करने की काम आ सकता है। इस मामले में गूगल का जिक्र किया जाना जरूरी है। 1998 में लैरी पेज और सर्गेन बिग ब्रेन द्वारा बनाया गया यह सर्च इंजन सिर्फ इसलिए इतना बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा था, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे इस डाटा को सही तरह से यूज कर पाए। गूगल के आने से पहले अगर आपने किसी सर्च इंजन में बिल क्लिंटन टाइप किया होता तो आपको उसमें सिर्फ वे वेबसाइट शो होती जिनमें बिल क्लिंटन शब्द का सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया होता। इससे अक्सर बेकार के रिजल्ट शो होते थे। ब्रिन और पेज का एल्गोरिदम काफ़ी अलग तरह से काम करता था। उनका मानना था कि अगर इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के बहुत सारे लिंक मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वह वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा भी यूजफुल है। इस तरह से बिल क्लिंटन सर्च करने पर व्हाइट हाउस की उनकी वेबसाइट सबसे पहले दिखेगी क्योंकि उसके किसी नॉर्मल साइट से ज़्यादा लिंक्स होंगे। इस तरह गूगल के आने से सर्च इंजन में बेकार की साइटों का दिखना बंद हो गया। उन्होंने लिंक्स के डेटा को कलेक्ट किया और उसने बनने वाले पैटर्न्स को सपोर्ट किया और यह आइडिया लगाया कि यूज़र के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। आने वाले सबक में हम 4 रीज़न बताएंगे कि बड़ा डेटा इतना पावरफुल क्यों है। गूगल का अप्रोच पहले रीजन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बिग डेटा पूरी तरह से नया और अलग है। यह हमें लगातार नई नई जानकारी दे रहा है। बिग डेटा के आने से पहले आपको ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के लिए फ़ोन सर्वे के जरिए वर्तमान अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कलेक्ट करने और काउंट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, या फिर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन सेंटर से किसी बीमारी के इन्फॉर्मेशन रेट के बारे में जानने के लिए रिपोर्ट का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब इन दोनों तरह के आंकड़ों को ट्रैक करने के लिए गूगल के बिग डेटा का यूज कर सकते हैं, और यही गूगल इंजीनियरिंग जेरेमी जिन्सबर्ग ने किया है। उन्होंने दिखाया कि फ्लू से रिलेटेड गूगल सर्चेस जैसे कि फ्लू सिम्पोटम्स की संख्या का अचानक बढ़ना इन्फ्लुएंजा के बढ़ते खतरों को दिखाता है। इस तरह गूगल के बिग डाटा की मदद से हम किसी खास इलाके में वक्त के साथ बढ़ते किसी बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। अध्याय नंबर 3, डेटा झूठ नहीं बोलता। हाल ही में मैरीलैंड कॉलेज के ग्रेजुएट्स पर उनके ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए से जुड़ा सर्वे किया गया। इस सर्वे में भाग लेने वाले 2% लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 4 पॉइंट स्केल पर 2.5 जीपीए के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। हालांकि आंकड़ों की माने तो यह 11% था। यह महज एक एग्जाम्पल है, लेकिन यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है कि लोग सर्वे में अक्सर झूठ बोलते हैं। मगर क्यों? दरअसल यह एक स्वाभाविक सी बात है कि हम खुद के साथ ही दूसरे की नज़रों में भी अच्छे दिखना चाहते हैं। इसलिए अक्सर हम सर्वेज के दौरान दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए झूठे जवाब देते हैं। यह तरीका जिसके ज़रिए हम दूसरे के सामने बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं, इसे सोशल डिज़ायरेबिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा रिस्पॉन्स के बीच अक्सर एक होड़ होती है कि उन्हें सर्वे करने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करना है। हम हमेशा लोगों पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, चाहे वे हमें जानते हो या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आप सर्वे में किसी ऐसे व्यक्ति के सवाल के जवाब दे रहे हैं जो आपके पिता की उम्र का हो तो आप शायद कॉलेज में ड्रग्स के अपने एक्सपीरियंस को खुलकर जाहिर नहीं कर पाएंगे। झूठ बोलना इंसान का स्वभाव है और इसी वजह से इंसानी व्यवहार, विचार, डिज़ायर्स और बिलीफ्स को जानने के लिए सर्वे करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि सर्वे अक्सर पूरा सच नहीं बताते। बिग डेटा पावरफुल क्यों है? इसकी दूसरी वजह यह है कि अनफिल्टर्ड ऑनलाइन बिहेवियर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यह हमेशा सच होगा, क्योंकि जब लोगों को अपना सवाल सिर्फ सर्च इंजन में टाइप करनी हो और उन्हें जज करने वाला कोई ना हो तो इस बात की न
इस बात की ना के बराबर संभावना होती है कि वे झूठ बोले। चलिए अनल प्ले के बारे में विचार करते हैं। क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग किसी सर्वे या इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करेंगे कि वे अपनी सेक्सुअल फैंटेसी में फल किसी के टुकड़े का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? वास्तव में ऐसा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसे स्वीकार करने वाले लोग बहुत ही कम होंगे। लेकिन जब राइटर ने पोर्नहब के आंकड़ों का एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि कुछ महिलाएं अनल अपील सर्च कर रही थी। इससे पता चला कि बिग डेटा किस तरह के लोगों के बारे में कुछ सरप्राइजिंग बातें बता सकता है जो वे शायद दूसरे व्यक्ति के साथ डायरेक्ट शेयर नहीं करना चाहते। अध्याय नंबर 4, बिग डेटा से हमें स्मॉल डेटा सबसेट्स को भी समझने में मदद मिलती है। बिग डेटा कितना विशाल हो सकता है इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हर रोज़ डेटा की बहुत बड़ी क्वांटिटी अकेले गूगल ही कलेक्ट करता है। बाकी सर्च इंजन और दूसरी वेबसाइट को मिलाए तो यह क्वांटिटी और भी विशाल हो जाती है। अच्छी क्वांटिटी और भी विशाल हो जाती है। अच्छी क्वांटिटी में डेटा उपलब्ध होने का मतलब है कि अब हम वे काम कर सकते हैं जो हम पहले करने की सोच भी नहीं सकते थे। बिग डेटा की तीसरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम एक सबसेट पर जूम कर सकते हैं और इसके बारे में आसानी से बहुत सारी रिलायबल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलिए इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर राज शेट्टी जानना चाहते थे कि अमेरिकी लोगों के अंदर अभी भी अमेरिकन ड्रीम जिंदा है। जिन लोगों का पता लगाने के लिए उन्होंने बिग डेटा को यूज करने का फैसला किया ताकि उन्हें इस बार में ज़्यादा सटीक आंसर्स मिल सके। उनका मकसद यह जांचना था कि इस बात की कितनी संभावना है कि जिन लोगों के पेरेंट्स गरीब है वे बड़े होकर अमीर हो सकते हैं या नहीं। इस काम के लिए चेट्टी की टीम ने यूएस इंटरनल रिवेंज सर्विस द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स रिकॉर्ड का यूज किया। कुल मिलाकर इस स्टडी के लिए उनके पास 1 अरब से ज़्यादा टैक्स ऑब्जर्वेशन था। डाटा ने अपना काम बखूबी किया। इस अध्ययन में पाया गया कि अगर डेनमार्क और कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ यूएस की तुलना की जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थिति गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। किसी गरीब अमेरिकन का अपने चुने हुए फील्ड में सक्सेस हासिल करने की संभावना 7.5% पाई गई, जबकि डेंस के लिए यह संभावना 11.7% थी और एक कैंडिडेट के लिए यह संभावना 13.5% पाई गई। यह तो पूरे अमेरिका की एक बिग पिक्चर थी। लेकिन बिग डेटा की खूबी यह है कि चेट्टी इसकी मदद से अमेरिका ही नहीं बल्कि इसके बहुत सारे स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स और मोहल्ले के बारे में भी आंकड़े जुटा सकते थे। बिग डेटा में जूम इन करने पर उन्हें पता चला कि अभी भी कई जगह अमेरिकन ड्रीम का अस्तित्व बरकरार है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया के सैन जोस में एक गरीब अमेरिका के अमीर होने का चांस 12.9% था, जो डेनमार्क के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। लेकिन उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में एक गरीब अमेरिकन के अमीर होने का चांस केवल 4.4% था। बिग डेटा को आसानी से जूम इन किया जा सकता है और इसी शानदार एबिलिटी की वजह से हम दुनिया को अपने खुद के मापदंड का यूज करके गहराई से समझ सकते हैं। अध्याय नंबर 5, बिग डेटा ने A/B टेस्टिंग को आसान और पहले से काफ़ी ज़्यादा सस्ता बना दिया। हर दिन हमें कोरिलेशन की कई स्टोरीज सुनने को मिलती है, जैसे इस फूड को खाने से आपको ये बीमारी हो सकती है, ये आदत आपको सफल बना सकती है। पहली नज़र में इनको रिलेशंस पर आसानी से विश्वास हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ओर ही इशारा करें। दरअसल किसी चीज़ से होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में जानने के लिए आपको रैंडमाइज्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिन्हें आमतौर पर A/B टेस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यह स्टडी में पाया गया है कि जो लोग शराब का एक हद तक सेवन करते हैं वे आमतौर पर हेल्दी होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारी हेल्थ में सुधार होती है? बिल्कुल नहीं। यह देखने के लिए क्या शराब पीने से हेल्थ बेनिफिट होता है, आपको रैंडमली चुने हुए लोगों को 2 ग्रुप में बांटना होगा। एक ग्रुप हर दिन 1 गिलास रेड वाइन पीता है, जबकि दूसरा ग्रुप बिल्कुल नहीं पीता। 1 साल के बाद दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया जाएगा। यदि फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के कंपेरिजन में हेल्थी पाया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि
लिमिट में शराब पीने से हेल्थ में सुधार होता है। बिग डेटा A/B टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है और यही बिग डेटा के पावरफुल होने की चौथी वजह है। बिग डेटा के आने से पहले A/B टेस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। उदाहरण के लिए किसी कमर्शियल इफेक्ट का टेस्ट करने के लिए आपको पार्टिसिपेंट्स को एडमिशन देना होता था, उनका सर्वे करना होगा और रिजल्ट्स का एनालिसिस करना होता था। लेकिन अब डेटा साइंटिस्ट एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो A/B टेस्ट से प्राप्त डेटा का एनालाइज करता है और अपने आप रिजल्ट बता देता है। बराक ओबामा के 2008 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान उनके पार्टी ने इस अप्रोच को बखूबी इस्तेमाल किया। ओबामा के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के डायरेक्टर एक ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते थे जो लोगों को साइन अप करने और चैरिटी करने के लिए आकर्षित करे। उन्होंने वेबसाइट पर कई तरह के फीचर्स और टेस्ट के कॉम्बिनेशन का यूज किया और उसके बाद मिले रिलेटेड डेटा का एनालाइज करके भी आसानी से पता लगा पाए कि वेबसाइट का कौन सा लेआउट लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब तक हमने बिग डाटा के कई पॉजिटिव पहलुओं के बारे में जाना है, लेकिन चलिए अब हम इसके नेगेटिव पहलुओं से भी थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। अध्याय नंबर 6। अगर बिग डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स या फिर ऐसी चीज़ है जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता तो बिग डेटा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता। हालांकि बिग डाटा के फिक्स्ड एडवांटेज है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कमी नहीं है। जब कोई वेरिएबल वाला डाटा सेट से सामना होता है तो इसकी कई कमियां सामने आती है। इसलिए जब डेटा में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तो इससे मिलने वाले रिजल्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेरिएबल्स की अधिक संख्या संभव परिणामों को जटिल बना देती है। चलिए बिहेवियर जेनिस्ट रॉबर्ट फ्लोमिन के काम पर थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं। साल 1998 में उन्होंने पाया कि उन्होंने IGF-2R नामक एक ऐसे जीन की खोज कर ली जो लोगों के IQ की ओर संकेत करता है। उन्होंने कुछ 100 स्टूडेंट्स के DNA और उनके IQ स्तर से संबंधित जानकारी को लेकर अपना डाटा सेट तैयार किया। फ्लोमिन ने उनके DNA और IQ के बीच का संबंध देखा और पाया कि जिन स्टूडेंट्स का IQ स्तर ज़्यादा था उनमें IGF-2R नामक इस जीन के मौजूद होने के 2 गुना संभावनाएं ज़्यादा थी। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन लोगों में यह जीन मौजूद था उनके IQ के हाई होने के ज़्यादा मौके थे। दुर्भाग्य से DNA और IQ स्तर के बीच यह संबंध मात्र एक संभव था। फ्लोमिन ने जब यह प्रयोग कुछ सालों बाद एक बार फिर दोहराया तो इस बार उन्होंने इस तरह का कोई भी संबंध नहीं दिखा। दुर्भाग्य से नेशन फिक्स था। कुछ सालों के बाद डेटा सेट का कंपैरिजन किया गया तो IQ और IGF-2R दोनों इंसिडेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं दिखा। यह देखना आसान है क्योंकि हमें ह्यूमन जीनोम में हज़ारों जीन्स होते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन फॉर्मेट होता है तो पॉसिबल है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस से हो और बहुत से वेरिएबल पैटर्न रैंडम हो सकता है। बिग डेटा की एक और प्रॉब्लम है कि इसमें नॉर्मली स्मॉल डेटा की कमी होती है। जो डेटा ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में हो, बिग डेटा बहुत कुछ मेंशन कर सकता है, लेकिन कभी कभी एवरेज लेवल का आंसर जरूरी नहीं है, जैसे हम क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक बिग डेटा का यूज करके इजीली क्लिक और लाइक्स को मेंशन कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से कंपनी को साइट के साथ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसी कंडीशन में स्मॉल डेटा की दरकार है। फेसबुक इस तरह के डेटा को डिफरेंट वे से कलेक्ट करता है। मीन्स स्मॉल स्केल पर सर्वे करके साइट पर यूजर से उनकी राय व उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। फेसबुक साइकोलॉजिकल है और सोशल वर्कर्स को भी ज्वाइन करता है ताकि कंपनी को यूजर के एक्सपीरियंस की नॉलेज लेने में हेल्प मिले। इससे पता चलता है बिग डेटा सही नहीं है और प्रॉब्लम अभी भी पेचीदा होती जा रही है। अध्याय नंबर 7। लोगों को टारगेट करने के लिए सरकार को बिग डेटा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप गूगल सर्च या किसी प्रोडक्ट की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप जाने अनजाने में बिग डेटा में भागीदार बन रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर सरकार की इस डेटा तक पहुंच हो तो वह क्या क्या कर सकती है?
आपके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने गूगल में टाइप किया आई वांट टू डाई, यानी मैं मर जाना चाहता हूँ, तो क्या इस स्थिति में लोकल पुलिस को सूचित किया जा चाहिए? ऐसे मामलों में ऑफिसर केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही काम नहीं कर सकते। हर महीने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2.5 मिलियन सुसाइड रिलेटेड गूगल सर्चेस होती है। इसके विपरीत देश में सुसाइड की संख्या हर महीने 4000 से कम है। यानी यदि प्रत्येक ऐसे गूगल सर्च पर पुलिस ध्यान देने लगे और उनका रिकॉर्ड रखने लगे तो यह पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मेसी हो जाएगा। लेकिन एक नैतिक डायमेंशन है जिसे हम नहीं भूलना चाहिए। क्या सरकार को भी पब्लिक के सर्च डेटा को स्टोर करने और उनका इस्तेमाल करने की परमिशन होनी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो इस बात को लोगों की प्राइवेसी पर आ सकती है। लेकिन लोगों की प्राइवेसी या नैतिक विचार भी सरकार को बिग डेटा को इस्तेमाल करने से नहीं रोक पाया, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं और उसके ठीक बाद कोई एक्शन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च MA क्लेम्स फ्लोरा और जी ह्यूवन बैक और ईश्वरिक कवाचाई ने 2016 में अपनी एक स्टडी में पाया कि सुसाइड से जुड़े गूगल सर्चेस का यूएसए के वास्तविक सुसाइड रेट से काफ़ी कनेक्शन है, लेकिन यह कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल से ही जुड़ा हुआ है। तो स्टेट अथॉरिटीज़ और पुलिस डिपार्टमेंट का इस डेटा का सही तरह से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा तरीका यह है कि वे इसका इस्तेमाल किसी लोकल एरिया जैसे स्टेट या म्यूनसिपैलिटी लेवल पर आत्महत्या नियंत्रण प्रोग्राम्स, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने में कर सकते हैं। वे रेडियो और टेलीविज़न कमर्शियल के जरिए यह जानकारी देने में इसका उपयोग कर सकते हैं कि अगर किसी को सुसाइड करने से जुड़े ख्याल आए तो उसे किससे और कैसे संपर्क करना है। बिग डेटा सिर्फ इंसान से जुड़े दिलचस्प तथ्य ही नहीं बताता, बल्कि इसे असल ज़िंदगी की स्थितियों में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। कुल मिलाकर सर्वे ऐसी चीज़ है जो हम दुनिया के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन अक्सर लोग सर्वे के दौरान काफ़ी झूठ बोलते हैं। लेकिन बिग डेटा के इंसेप्शन के साथ बड़ी क्वांटिटी में डाटा कलेक्शन जैसे गूगल करता है। गूगल से हम इंसानी व्यवहार और ऐसे आइडेंटिफाई प्रेफरेंसेस में मौजूद पैटर्न को आसानी से समझ सकने के काबिल हो चुके हैं, जिनके बारे में हम पहले कोई जानकारी नहीं था। क्या करें? आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर किंकी सिचुएशन फैंटेसी मौजूद है। आप शायद हर किसी के सामने इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे समाज में बनी अपनी इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच है। अगर आप में हिम्मत है तो इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आपके इस साहस के लिए कई लोग आपको काफ़ी अजीब निगाहों से देखें, लेकिन बिग डेटा तो यही कहता है कि इससे छुपाने के बजाय आप उन की और अजीब बातों को कन्वर्सल टॉपिक्स बना सकते हैं।